नमस्कार एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी मगर बाहर बारिश हो रही थी इसलिए बहुत आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मुझे दोबारा टॉपिक बनाना दोबारा जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है कि लोगों ने बोला कि आवाज़ सही नहीं है, इसलिए दोबारा से टॉपिक में बना रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत इजी से टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, मगर सही से लोग समझते नहीं हैं, थोड़ा दिक्कत समझने में हो जाती है। बाकी आज जो मैं पढ़ाऊँगा बहुत उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि मैटर, अगर चैप्टर मैटर है तो पहले हम जानते हैं कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो पिछली बार बताया मैटर क्या होता है, हर वो चीज जिसके पास मास है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। समझो, अगर कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे मैटर कहते हैं। आप जानते हैं मास क्या होता है। ठीक है, तो मास कहते हैं उसे कि कितने अमाउंट में कोई चीज बनी है। अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मैटर किसी चीज से बना है और फिर उसका जो अमाउंट रहेगा, उसी के अमाउंट को कितने अमाउंट से वो बना है, कितना लगा है बनने में, उसे कहते हैं मास। बाकी स्पेस कवर करता है। अगर मैं इस मार्कर को मानूं तो ये प्लास्टिक से एटम से बना हुआ है, जो पार्टिकल है, जो मैटर है, उससे बना हुआ है। ठीक है, ये होगी मास की बात, किसी चीज से कितनी मात्रा में बना हुआ है। दूसरा आता है स्पेस कवर करता है। अगर मैं इसको यहाँ एयर में पकड़े हुए हूँ तो एयर में कुछ ना कुछ स्पेस ये कवर कर रहा है, स्पेस को घेर रहा है, इसी को कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करना या स्पेस को कवर करना। तो मैटर क्या होता है, हर वो चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम कहेंगे मैटर। ये समझ लिए। फिर बात आती है कि मैटर क्या है, ये पढ़ लिया। फिर आप बताती है कि मैटर भी किससे मिलके बना है। ठीक है, तो मैटर बना है मिलके पार्टिकल से। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कण कहते हैं। कणों से मान लो अब मैं ईंट लूं, वॉल वाली, दीवार वाली ईंट, तो वो मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, मिट्टी से बनी मिट्टी छोटे छोटे कण से, पार्टिकल से बनी होती है। तो जो पार्टिकल होते छोटे छोटे, उसी से मिलकर हर चीज बनी हुई होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए उसको हम पार्टिकल कहते हैं, और अगर हम साइंस की बात करें तो उसको ये एटम कहते हैं। इसको हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल को हम एटम कहते हैं साइंस की भाषा में, जबकि नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कण बोले, पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम किताबी भाषा में एटम कहते हैं। समझ में आया। ठीक, पहली बात क्या कि मैटर क्या है, मैटर हर वो चीज जिसके पास मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मार्कर, बोर्ड, ये बोर्ड हो गया और फोन हो गया,
ये माइक हो गया, ये सब क्या है, ये सब मैटर है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं और इनका कोई मास है, अमाउंट, इतने अमाउंट से ये मिलके बना है, उतना भी उसका कुछ अमाउंट भी है, तो ये हो जाता है मैटर। फिर बात आती है मैटर किससे बना है। फिर हम आए यहाँ पे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम किताबी भाषा में एटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब यहाँ तक आ गए, फिर बात करते हैं कि एटम क्या है। ठीक है, तो एटम जो है सबसे छोटी इकाई होती है, कहते हैं इसको, अब एटम को तोड़ नहीं सकते। इतना एटम छोटा होता है कि अब इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो मैटर की सबसे छोटी इकाई को, छोटी यूनिट को हम एटम कहते हैं, और एटम से ही हर चीज बनती है। जिस तरह हम दीवार को बनाने के लिए ईंट का यूज करते हैं और ईंट पर ईंट रखते रखते एक दीवार का निर्माण होता है, दीवार बन जाती है, उसी प्रकार बिल्कुल सेम टाइप एटम को हम जोड़ते रहते हैं और फिर वो किसी बॉडी का रूप ले लेता है, किसी चीज का रूप ले लेता है। तुम सोचो कि इतना छोटा होता है कि हम माइक्रोस्कोप से भी इसको हम देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है एटम। अगर मैं सुई की नोक लूं तो उसमें भी करोड़ों एटम होंगे, कितना छोटा एटम होता है। सोचो इतना छोटा एटम होता है, तब जो ये मार्कर बना है इसके अंदर कितने एटम लगे होंगे, कितने एटम आपस में जुड़े होंगे, तब ये मार्कर बन पाया है। ठीक है, समझे, एक बार समझ लो। पहले मैंने मैटर पढ़ा, मैटर क्या होता है समझ लिया, इसके बाद मास है, स्पेस घेरता है, वो मैटर है। फिर आता है बात मैटर किससे बना है, फिर बात आती है मैटर बना है पार्टिकल से। ठीक है, फिर मैंने पार्टिकल पढ़ा, पार्टिकल से छोटी इकाई होती है, छोटा कण होता है, उसे हम पार्टिकल कहते हैं, और उसी को हम साइंस की भाषा में एटम नाम देते हैं या एटम कहते हैं। फिर बात आती है एटम क्या है, ये पढ़ लिया। अब आगे एटम होता क्या है, तो एटम क्या होता है, एटम एक ऐसा कण होता है जिसको हम अब तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ये क्लास 9th 10th की डेफिनेशन है, बड़े लेवल में जाओगे तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, मगर अभी तक इतना ही पढ़ना है कि एटम इतना छोटा है इसको हम तोड़ नहीं सकते। बाकी अपर क्लास में जब पढ़ोगे जाके, तब तुम देखोगे कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं 3 पार्ट में। बाकी अभी तक यही तक रहते हैं कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा छोटा कण है जिसको अब हम तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा हो चुका है। और अभी जब आगे एग्जांपल लूंगा तो और भी सही से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एक या एक से अधिक टाइप के एटम आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं H यानी हाइड्रोजन, इधर H सिर्फ एक एटम है, मगर मैं अगर इसको H2 कर दूं यानी हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में पास हैं, ग्रुप में हैं, तो इसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर ये बात अब समझ नहीं आएगी तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी समझने में। ठीक है, तो जहां तक जो चीज है वही समझ लोगे तो आगे पढ़ाई बिल्कुल हलवा क्या मैगी लगेगी। ठीक है, बिल्कुल इजी लगेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, एटम क्या है, मैटर क्या है, पार्टिकल क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अभी पढ़ते हैं कि मैटर इससे मिलके बना है जो कि है पार्टिकल, इसको हम एटम कहते हैं। तो पार्टिकल की कुछ कैरेक्टर हैं, उनको हम
पढ़ लेते हैं, जिससे उसकी खासियत को, कैरेक्टर को हम आराम से बखूबी बिल्कुल तगड़े से रट पाए, रट मतलब कि समझ पाए, ठीक है, और वो इतना समझ ले कि जिंदगी भर ना भूले। हमारे बच्चे पैदा हो तो उनको तुरंत पता हो जाए कि जो पार्टिकल है, मैटर है, ये क्या होता है, इतना तगड़े से पढ़ लो खून में बच जाए, ठीक है। अभी आते हैं पहला कि जो मैटर होता है, जो मैटर होता है वो बहुत छोटा होता है। मैंने पहले ही बताया इतना छोटा होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लिखना हो समझ जाओ कि बहुत बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है वो भी मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड आता है कि जो है पार्टिकल है, तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम बोला है, इसका मतलब दो एटम के बीच में, ठीक है। अगर मैंने एक एटम बनाया, एक एटम, तो इसके बीच की बात कर रहा हूँ, बिटवीन देम, ठीक, बिटवीन देम, ठीक है, ये मैंने समझ लिया। अगर अब आगे जो है एग्जाम्पल लेके हम और ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बाकी अभी ये वीडियो समझ लो, ठीक है। थर्ड आता है कि पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल मोशन करता है, मोशन करता है, पार्टिकल मोशन करता है। क्लास 9 में हो तो शायद आपको पता ना हो कि मोशन क्या होता है, तो ये भी समझ लो इसे, क्योंकि अगर किसी वर्ड का मतलब तुमको नहीं पता होगा तो समझने में कठिनाई होगी, बाकी जान ही जाओगी। मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझूंगा अगर कि ये एक टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैंने देखा कि ये कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो पोजीशन में है, ठीक है, वो चेंज हुआ है। तो यही होता है मोशन, कि जब कोई किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है। समझने के लिए था नॉर्मल, कि आगे समझ में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया पार्टिकल क्या होता है? कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है। तो पहला हो गया कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। दूसरा हो गया कि ये पास में अपने स्पेस रखते हैं। तीसरा हो गया कि पार्टिकल मोशन करता है, ठीक है। और चौथा हो गया कि पार्टिकल एक दूसरे को खींचता रहता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी से क्लास 12 में चैप्टर है, बाकी अभी समझ लो, हिंट दे रहा हूँ समझने के लिए, समझ लो अच्छे से। ये फोर्थ है कि पार्टिकल जो होते हैं, जिसको हम एटम भी कहते हैं, याद रखना, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर एक एक टॉपिक को हम आराम से समझाते हैं, ठीक है। तो अगर नोट कर लोगे तो फायदा रहेगा, तब जो है रिमेंबर करने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही कॉपी खोला देख लिया याद हो गया, कॉपी खोला देख लिया याद हो गया, ये रहता है लिख लें,
ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगा लिख लो इसको अच्छे से। बच्चे होते हैं जो याद ऐसे कर लेते हैं, चाहे तुम उसमें से हो, मगर फिर भी मैं बोलूँगा कि लिख लोगे तो आसानी रहेगी। अब आते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल बोला उसको, तो कैसे समझेंगे वेरी वेरी स्मॉल? समझाने के लिए अगर मैं एक ड्रॉप लूँ, वाटर की ड्रॉप लूँ, तो उस वाटर की छोटी सी ड्रॉप में 10⁻21 एटम, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, तो हम पार्टिकल कहते हैं। एक वाटर की बूंद में, ड्रॉप में 10⁻21 एटम, इसको हम पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। तुम सोचो, अगर ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, समझ लो 1 के आगे अगर मैं 21 जीरो लगा दूं, 21 जीरो, तो उससे कहेंगे 10⁻21 एटम, ठीक है। एटम में तरह घटक बोलेंगे एटम, ठीक है। तो इतना ज्यादा एटम छोटा होता है कि एक बूंद में, वाटर की एक ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल या एटम होते हैं। सोच लो कितने, एक बूंद में कितने यादें एटम। इसका आता है कि उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये बना दिया मैंने सॉलिड। ये कोई सॉलिड सामान है, जैसे हो गया सॉलिड में, ये सॉलिड तगड़ा है, ये हो गया मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, वॉल हो गई, फोन हो गया, ये सब सॉलिड में आते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के जो है, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ठीक है, और ये गैस हो गया, इसको, ठीक है। तो स्पेस की बात करते हैं तो सॉलिड में बहुत ही कम या नेग्लिजिबल, जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं, इतना ही स्पेस इसके एटम के बीच में होता जरूर है, होता है, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, बहुत ही इतना कम होता है, इसको हम ना के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा, लिक्विड में ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अगर मैं समझूं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये वाटर का एक गिलास हो गया, इसमें मैंने इतना पानी भर दिया, ठीक है, सारा लेवल लगा लिया, इतना पानी मैंने भरा है। फिर बाद में वही एग्जांपल लेता हूं, एक चम्मच चीनी इसमें डाल, 1 चम्मच, 2 चम्मच चीनी डालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर मैंने 2 चम्मच चीनी इसमें डाली है तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा। मगर इसका लेवल, वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो शुगर के एटम है वो इसमें जाके बैठ जाएंगे, और इसी कारण कहाँ बैठ जाएंगे, जहां पे उनके बीच में स्पेस है, उसी में घुल के बैठ जाएंगे, इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये दिखाता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में, एटम में, ठीक है, बीच में स्पेस होता है, यानी कि पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। फिर बात करते हैं गैस की। गैस पे आते हैं, तो गैस में अगर मैं परफ्यूम को ऐसे करूं, परफ्यूम को ऐसे डालूं, तो वो तुरंत ही हवा में घूम जाएगा, लेकिन उसी में मिल जाएगा, और उसी गैप में बैठ जाएगा जहां पे वो स्पेस बना हुआ है दोनों एटम के बीच में, यहाँ पे, ठीक है। ये दिखाता है कि एटम के बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ये समझ गए, ठीक है।
थर्ड आता है कि वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। तो सॉलिड के बीच में पहले मैंने बताया कि बहुत ही कम स्पेस होता है। तो जब इसमें बहुत ही कम स्पेस होता है तब यह मोशन करना चाहे भी तो सिर्फ वाइब्रेशन कर सकता है, यानी बहुत ही धीरे से इससे हिल सकता है क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ, अगर कोई स्पेस है जहाँ पे सिर्फ 5 से 6 व्यक्ति आ सकते हैं, 6 व्यक्ति आ सकते हैं, और पहले ही मैंने बहुत तेज से दबा के 6 आदमियों को उसमें पैक कर दिया है, तब अगर कोई व्यक्ति उसमें से चाहे कि मैं हिल लूं तो कितना ही हिल लेगा, वो बहुत ही हल्का सा वो मूव कर सकता है। इसलिए इसमें बहुत ही कम मोशन होता है, मगर मोशन होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि मोशन होता है। अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए ये तेज से मूवमेंट करते हैं। इसमें तेज स्पेस होता है तब ये तेज से मूवमेंट कर लेगा। एग्जांपल तौर पे 5 जगह पे हम 3 लोग खड़े कर रहे हैं तो कोई भी चाहे आराम से मूव कर सकता है, ठीक है, कॉमन सी बात है। अब बात है इसकी आती है गैस की बात। गैस में 10 लोग की जगह है, हम 2 लोग को खड़े कर रहे हैं तो आराम से मूव कर लेंगे, यानी इसके कंपेयर में ज्यादा मूव कर लेगा और ज्यादा मूव करेगा। तो ये हवा के पार्टिकल हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव एक दूसरे जगह से मूव कर रहे हैं। ये हमने समझ लिया कि मूवमेंट होता है, मोशन होता है किसमें, पार्टिकल के बीच में या पार्टिकल में। फोर्थ आता है कि उसके बीच में जो पार्टिकल हैं जिससे मिलकर मैटर बना है, उस जो है वो उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन बल या अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये सॉलिड फिर से लिया मैंने, फिर लिक्विड लिया, फिर लिक्विड लिया और ये गैस है, वो दूर थी, ठीक। तो इसमें क्या है, ये पास पास है। क्योंकि पास पास क्यों है, क्योंकि ये आप एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो तीनों का जो है, तीनों में क्या होता है, ये खासियत होती है पार्टिकल में कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन बल से, इसी गैस के स्पेस से, यानी कि पार्टिकल के बिटवीन स्पेस से ही हम सॉलिड लिक्विड गैस को देखते हैं, या सॉलिड लिक्विड गैस को हम विभाजित डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जान लो कि ये है क्या, सॉलिड। और सॉलिड क्या करता है, एक दूसरे को जो पार्टिकल हैं ज्यादा तेज से खींचते हैं, और गैस उसके कंपेयर में कम अट्रैक्शन बल होता है इसमें, और ये वाला गैस सॉरी लिक्विड में कम अट्रैक्शन बल होता है सॉलिड के कंपेयर में, और गैस में तो लिक्विड से कंपेयर में कम बल होता है, ठीक है। जब हम इसे हीट करते हैं, तो जो ये गैप बल है, ठीक है, वो कम हो जाता है क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए वो गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड से फिर गैस पे। उल्टा वापस करते हैं, वैसे मैं पुल करता हूँ तो गैस से लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने समझ लिया कि पार्टिकल क्या होता है, मैटर किससे मिलके बना है, मैटर होता क्या है, एटम होता क्या है, ठीक है। एटम की कैरेक्टर क्या है, यानी खासियत क्या है, ये हमने अभी तक जान लिया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है डिफ्यूजन। ये पार्ट 2 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 है। तो दूसरा टॉपिक है
डिफ्यूजन। तो हम अब पढ़ते हैं डिफ्यूजन। अभी तक मैंने पढ़ लिया मैटर क्या होता है, पार्टिकल कैसे किससे मिलकर बने होते हैं, एटम कहते किसे हैं, कितना सही हो सकता है उसका, या छोटा होता है, मूवमेंट होता है उसके बीच में, यानी मूवमेंट होता है, और अट्रैक्शन फोर्स के अंदर होता है, मोशन होता है। अभी तक मैंने इतना पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं, नया टॉपिक आया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो समझो, फिर नॉर्मल समझो कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर। मगर मैटर वो होंगे दो टाइप के, अलग अलग होंगे, ना कि एक ही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पानी में नमक को घोलता हूं, पानी अब अलग मैटर है और नमक साल्ट अलग मैटर है, दोनों अलग अलग मैटर है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, उसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई होप समझ में आया होगा कि दो तरह के, दो अलग अलग तरह के। एग्जाम्पल के तौर पर लो, अगर एक वाटर लिया, और वाटर में मैंने मिक्स कर दिया नमक, ये अलग तरह का मैटर है, ये अलग तरह का है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ two different type of matter is called diffusion, ठीक है। आप सोचो कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन। चैप्टर का नाम है मैटर, हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन, इसका क्या मामला है। तो समझते हैं कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। हम आगे क्लास में जो है किसी दो चीज को, दो केमिकल को, दो सब्सटेंस को, दो मटेरियल को जब हम मिक्स करेंगे तो इसी का रूल चलेगा। रूल क्या कहता है, अच्छा ये बताओ, सोचो कि डिफ्यूजन होता क्यों है, क्यों डिफ्यूजन होता है, क्यों पानी में नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, डिफ्यूजन होता क्यों है, क्यों गैस में स्मेल घुल जाती है, धुआं घुल जाता है ना, ये होता क्यों है। तो ये होता है, मेन दो कारण इसके हैं, मेन दो कारण हैं इसके। एक हो गया स्पेस होता है दो एटम के बीच में, उसके कारण है कि मैंने अगर कुछ चीज करी है, पानी में मिला चाहा था, एग्जाम्पल दिया था, वाटर लिया था मैंने, वाटर में जो है चीनी डाल दी थी 2 चम्मच, ठीक है, उसमें घुल गई थी, इंटरमिक्स हो गई थी। तो इंटरमिक्स हो गई थी ड्यू टू इसमें स्पेस था, दोनों के बीच में स्पेस था, ये घुल गई थी। दूसरा है मोशन। मैंने बताया था कि जो एटम होते हैं, इसे पार्टिकल कहते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और वो बनाते हैं मैटर, कोई सामान बनाते हैं, और उसके जो एटम होते हैं वो हरदम मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मोशन, ठीक है, या फिर उसे मूवमेंट कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो मूवमेंट और मोशन में बहुत डिफरेंस है, फिर भी नॉर्मली समझने के लिए मोशन को मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मोशन करते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो इसका मेन कारण है मोशन। उसका मेन कारण क्या है, मोशन है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर किसी चीज में डिफ्यूजन हो रहा है तो उसका मेन कारण क्या है, क्या है, मोशन। बोलो, मोशन। उसका मेन कारण है मोशन। आप समझते हैं मोशन के बारे में, मोशन को ऐड करके, पास में गुणा करके, मिक्स करके वो समझते हैं कि डिफ्यूजन कौन सी नई बला है ना।
डिफ्यूजन कौन सी वही नहीं बना है, सोचते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था, पार्टिकल का एक क्या है, करैक्टर, ठीक है। क्या है, पार्टिकल का एक करैक्टर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है कि उसमें मोशन होता है, ठीक है, उसमें मोशन होता है। अच्छा ये बात फिर समझ लो, तो डिफ्यूजन को हम क्या लिखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। जब दो अलग तरह के, दोनों अलग अलग होंगे, दो अलग अलग तरह के मैटर आपस में मिक्स होंगे तो उसे हम डिफ्यूजन डिफ्यूजन नाम देते हैं, ठीक है। आगे समझोगे कि डिफ्यूजन, फ्यूजन आगे पढ़ोगे, डी अलग पढ़ोगे, डिफ्यूजन हो जाएगा, वो आगे पढ़ोगे, बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर भी समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ मैटर। तो क्यों होता है, मोशन क्या होता है, क्योंकि अगर मैं कोई चीज लेता हूं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो बताया था मैंने कि जो एटम है इसके वो मोशन करते रहते हैं और इसी मोशन के कारण डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब सुनो, अगर कोई बॉडी, कोई एटम मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी उसके पास है। अगर कोई चीज वर्क कर रही है, अगर मैं काम कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कि मेरे अंदर एनर्जी है। जब मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ही, यहां तक कि बोलना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है क्योंकि इसके पास एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई एटम मूव करता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम नॉर्मली के लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप लिख लो, बाद में समझते रहेंगे इसको। 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर। बाद में परेशान न हो, एम क्या है, वी क्या है, स्क्वायर क्या है, ये सब समझाएंगे, पर अभी इसको आराम से ऐसे लिख लो सिर्फ, ठीक है। तो यहां थे कि मोशन के कारण डिफ्यूजन होता है, जितना मोशन उतना डिफ्यूजन, जितना मोशन उतना डिफ्यूजन। अब समझो, जितना डिफ्यूजन उतना ज्यादा मोशन, जितना मोशन उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तीनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर मुझे डिफ्यूजन को बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे मोशन बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर मुझे मोशन बढ़ाना है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा वो मोशन करेगा, जितना मोशन उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तब हम जड़ पे काम करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी है, जैसे ये एनर्जी इसके पास है, तो इसकी एनर्जी को हम बढ़ाएंगे, इसकी एनर्जी को हम बढ़ाएंगे। बहुत ही इजी समझो, कि अगर कोई चीज, अगर मैं बोलूं कि मुझे पॉकेट मनी अगर महीने का मिनिमम 100 रुपया मिलता है, अगर हमको 100 ही मिलता है, 100 पर नहीं मिलता, तो हम 100 की बात करेंगे, ठीक है। कोई मान लेते हैं एक्स जेड वाई जेड, कुछ मान लेते हैं कि मेरी जो है पॉकेट मनी 500 मान चलते हैं, 500 है पॉकेट मनी, यानी मेरे पास जो पिताजी हैं, मम्मा जी हैं, मम्मी जी हैं, या बड़े भैया हैं, उनको महीने में खर्चे के तौर पे 500 रुपए देते हैं,
ठीक है। तो अगर हमको इसको बढ़ाना है, ये कब बढ़ेगा? ये तब बढ़ेगा जब मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे पैसे दे रहे हैं, जब उनकी पॉकेट मनी या उनका जो है इनकम बढ़ जाएगा। तुम खुद सोचो, जिसकी पिताजी की मासिक आय, महीने की साल जो इनकम हो वो 10,000 है, तो तुमको कितना दे देगा पॉकेट मनी? 500। इससे ऊपर क्या दे वो? ठीक है, 500 दे गया। मगर अगर मेरे पिताजी की इनकम बढ़ जाती है, अगर वो महीने में 1 लाख कमाते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरी इनकम जो है, इनकम मतलब पॉकेट मनी मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी 500 मिलते हैं तो शायद कल हमको 800 मिलने की संभावना है, जब मेरे पेरेंट्स जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी। अब उनकी इनकम कहां से बढ़ेगी? जहां पे वो काम कर रहे हैं। अगर वहां इनकम बढ़ गई तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। उसी बिल्कुल सेम टाइप ही, बिल्कुल सेम तरह कि अगर मुझे मैंने तुमको बताया कि डिफ्यूजन कब बढ़ेगा? जब मोशन बढ़ जाएगा। मोशन कब बढ़ेगा? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमको बढ़ानी होगी डिफ्यूजन के लिए। सही में आया कि अगर इसको मुझे बढ़ाना है तो डायरेक्ट हम मुझे ये बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा। कॉमन सा है कि डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी जो किसी मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट एटम के पास होती है। ठीक है, ये समझ गए। अब डिफ्यूजन का पहले एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, पहले हम ये समझ लिए, इसकी जड़ को समझ लिए, जिसको हमको समझ के आगे तीर मारना है है ना, आगे मुझे बढ़ना है, इसको समझ लिया। ठीक है, आप समझते हैं डिफ्यूजन को मैंने बता दिया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर और एटम। अगर दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप के अगर एटम या फिर मैटर को हम मिक्स करते हैं तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर मैंने एक वाटर का गिलास लिया, वाटर का गिलास ले लिया, उसमें मैंने चीनी मिला दी या फिर नमक मिला दिया। ठीक है, चीनी या नमक मैंने उसमें मिला दिया तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, ये समझ लिया। ठीक, ऐसा एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी जो परफ्यूम है इसको स्प्रे करता हूं तो तुरंत ही वो इसमें गैस में या इन्वायरमेंट में, एयर में मिक्स हो जाएगी, ड्यू टू कि गैस के एटम मोशन कर रहे होंगे, स्प्रे के एटम मोशन कर रहे होंगे, और उसी मोशन के कारण से डिफ्यूजन हो जाएगा। अब समझो कि अगर मैं सॉलिड लेता हूं, लिक्विड लेता हूं, गैस लेता हूं, फिर वही एग्जांपल लेता हूं, ये लिया मैंने सॉलिड के एटम बना दिए। ठीक है, सॉलिड के एटम, और ये लिक्विड से थोड़ा दूर में आते हैं क्योंकि लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस रहता है, और ये थर्ड वाला गैस है, बहुत दूर दूर से होते हैं। अब समझो इसी से हम मोशन और डिफ्यूजन किसमें ज्यादा वो होगा वो समझते हैं। पहले ये हमने समझाया कि सॉलिड में एटम बहुत ही पास पास होते हैं और इसका स्पेस बहुत ही कम होता है। जब बहुत ही कम होता है तो इसका मूवमेंट बहुत कम होता है, मोशन बहुत कम होता है, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें मोशन कम उसमें डिफ्यूजन कम, जिसमें मोशन ज्यादा उसमें डिफ्यूजन ज्यादा, यानी इसमें डिफ्यूजन कम होगा कंपेयर टू लिक्विड पे आते हैं। इसमें थोड़ा स्पेस है तो इसका मोशन तेज होगा। ठीक है, ये मूवमेंट तेज करेगा।
तो इसका मतलब सॉलिड से ज्यादा इसका डिफ्यूजन लिक्विड में होगा, क्योंकि लिक्विड का मोशन ज्यादा है, एटम का मोशन ज्यादा है, और पढ़ लिया है मोशन ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा। समझ लिए। आते हैं गैस पे। गैस के मॉलिक्यूल या एटम बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। गैस से एटम बहुत दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होंगे तब वो आराम से मोशन कर पाएंगे। ज्यादा मोशन करेंगे तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ज्यादा डिफ्यूजन कब होगा, जब मोशन ज्यादा होगा। ये पढ़ लिया है। और मोशन किस तरह कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक, ये मैंने पढ़ लिया। यानी कि इससे हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इस टॉपिक से मुझे शिक्षा मिलती है कि डिफ्यूजन का अगर मैं देखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं तो पहले सॉलिड फिर लिक्विड गैस, यानी कि सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा गैस में। इसी को समझाने के लिए मैंने ये वाली कहावत, ये वाली कहानी, ये वाला पूरा स्टोरी बताई है। ठीक है, समझ आ गया। ये चीज समझाने के लिए कि सॉलिड में कम डिफ्यूजन होता है क्योंकि मूवमेंट कम है, मोशन कम है। ज्यादा लिक्विड होता है क्योंकि उससे ज्यादा मोशन होता है इसमें। फिर आता है गैस में क्योंकि इससे ज्यादा मोशन होता है। ये हमने आराम से समझ लिया, क्योंकि मेरे साथ रहोगे, मुझसे पढ़ोगे तो ये बात तो पक्की है कि कोई चीज क्यों हो रही है वो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे रटाना नहीं, मुझे समझाना है। आज अगर पढ़ लो तो 20 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे हो तो पैदा होते ही बोले कि डिफ्यूजन हमें पता है। समझे ना? कहने का मतलब है कि इतना रट जाए कि 20 साल भी तुमसे कोई पूछे डिफ्यूजन क्या है, ऐसे बता सको। ठीक है, मुझे मत बोलना, बोलना मतलब मुझे मत बोलना कि किसने पढ़ाया था। क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने समझ लिया कि डिफ्यूजन क्या होता है, और मैंने समझ लिया ये कि किसमें डिफ्यूजन कम होता है, किसमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है। ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर आता है कि जो हमने मैटर पढ़ा है, जो मैंने मैटर पढ़ा है उसके बारे में आगे पढ़ा जाए। ठीक है, ये डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया। आई होप कि डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिफ्यूजन क्यों होता है। फिर अब हम समझते हैं कि कैसे हम डिफ्यूजन को इंक्रीज करेंगे। फिर एक बार सोच लो, सुन लो कि डिफ्यूजन किसमें ज्यादा, जिसमें मोशन ज्यादा। मोशन किसमें ज्यादा, जिसमें जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो हमें इसको बढ़ाना होगा, या फिर तुम कह सकते हो इसको मुझे मोशन को मुझे बढ़ाना होगा। तब हम मोशन को कैसे बढ़ाएंगे, मोशन को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। ठीक है, याद करो, जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो कुछ समय तक वो घुलती रहती है, फिर घुलना बंद हो जाती है, बहुत मुश्किल से घुलती है। तब हम क्या करते हैं, उसी पानी को गैस पे गर्म करने लगते हैं और फिर चीनी डालते रहते हैं, घुलती रहती, चीनी डालते रहते हैं, घुलती रहती। समझे? कुछ समझते हैं? कुछ समझे इससे? क्या मतलब है कि अगर मैं मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तब डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब मैं गर्म कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं एटम को
हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, हीट एनर्जी दे रहा हूं। और हीट एनर्जी दूंगा तो एटम जो होंगे, मैटर जो होंगे, वो उनका टेम्परेचर, वो गर्म होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मेन है कि अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मोशन बढ़ता है, और मोशन बढ़ता है तो डिफ्यूजन बढ़ता है ना इजी, समझना है ना इजी, इतना इजी है, बिल्कुल सरल है। वही अगर तुम समझते नहीं तो तुमको ये हवा लगता। वो तो इजी है कि यार डिफ्यूजन बढ़ाना है तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, और काइनेटिक एनर्जी से मोशन होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना मोशन, जितना मोशन उतना डिफ्यूजन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन किस पे बेस है, डिफ्यूजन मोशन पे बेस है। जितना ज्यादा मोशन उतना ज्यादा डिफ्यूजन, और इसीलिए सॉलिड में कम डिफ्यूजन, उससे ज्यादा लिक्विड में डिफ्यूजन, उससे ज्यादा गैस में डिफ्यूजन, क्योंकि तीनों का मोशन अलग अलग होता है। गैस का मोशन तेज होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, और सॉलिड का बहुत ही कम होता है। इसलिए सॉलिड में बहुत ही कम चीज, जल्दी से कोई चीज घुलती नहीं है। ठीक है, ये समझ लिए। अब लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए डिफ्यूजन। समझ लिया है, फिर भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी तरह से जो बच्चा पढ़ चुका है मुझसे टॉपिक, उसमें वो ये ना कहे कि मुझे समझ में नहीं आया। स्लो पढ़ाता हूं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को रटना ना पड़े, उसको बिल्कुल ढंग से याद हो जाए, है ना, बिल्कुल इजली उसको हम याद करा दें कि 20 साल अगर हमारा बच्चा हो तो वो कहे हमको ये आता है, क्योंकि तुमको आता होगा तो बच्चे को आ जाएगा। ठीक ना, समझने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट के, डिफरेंट समझ चुके हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट के समझने के लिए। अगर मम्मी खाना बना रही होती है तो तुम देखते हो कि मम्मी अंदर खाना बना, अंदर बन रहा है पनीर, छोला या पनीर बन रहा है, तो बाहर ही कहते हो वाह मम्मी क्या बना रही हो, ठीक है, स्मेल से। जबकि किचन तुमसे दूर है फिर भी तुमको स्मेल आ रही है, क्योंकि डिफ्यूजन यहाँ है, क्योंकि डिफ्यूजन यहाँ है। डिफ्यूजन के कारण वो जो इसके पार्टिकल हैं, वेपर गैस बन चुके हैं, वो मोशन करते करते तुम्हारे पास आ गए हैं, और तब तुम जान पाए हो कि मौसी या मम्मी क्या बना रही हैं, और मम्मी से पूछते हो मम्मी आज ये बना है क्या। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया डिफ्यूजन का। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर मैं वाटर देखूं, वाटर बॉडी जो है जैसे तालाब हो गया, नहर हो गई, जहां पे मछली रहती है, देखो मछली या प्लांट रहते हैं जल वाले, एक्वाटिक प्लांट रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, तो उनको भी सांस लेनी होती है। अगर फिश की बात करो, मछली की बात करो, तो उनको भी सांस लेनी होती है, तो सांस वो कहां से लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सांस छोड़ लेते हैं, वो भी O2 सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं। तो वाटर में ड्यू टू डिफ्यूजन उसमें O2 के मैटर, O2 के एटम उसमें मिक्स होते हैं, उसी से वो मछलियां या फिर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो सांस लेते हैं। ये हो गया दूसरा एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, जंग डिफ्यूजन। अब बात करते हैं, डिफरेंस जान लिया, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मेनली ये 3 टाइप के होते हैं। ये होता है सॉलिड,
लिक्विड और गैस। वैसे तो एक और स्थित होता है, मगर वो हमको अभी पढ़ना नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। फिर भी लिख लो अलग, इसमें नहीं, अलग लिख लेना इसको। ये है प्लाज्मा, ठीक है, ये है प्लाज्मा, ठीक है। और मेनली हम लिखेंगे 3 टाइप को, ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब स्टार्टिंग हुई थी क्लास की तो मैंने तुमको बताया था कि जो स्पेस है दोनों के बीच में, यानी एटम के बीच में जो स्पेस होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसी से हम तीनों पार्ट यानी तीनों स्टेज को अलग अलग करते हैं। अगर मैं सॉलिड कहूं तो सॉलिड मतलब इसके एटम आस पास हैं, ठीक है, और इसके पास नेगेटिव ना के बराबर वाला स्पेस है, ठीक है। अतः लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। और थर्ड आता है गैस, थर्ड आता है गैस, गैस थर्ड होता है गैस, ठीक है। गैस के एटम बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। अब देखो वही फिर से आ गया, हम बताया था स्टार्टिंग में, इसमें स्पेस बिल्कुल कम, इसमें थोड़ा ज्यादा, और इसमें इससे ज्यादा, ठीक है। अगर आप मुझसे कोई पूछ ले कि सॉलिड क्या है तो बताओगे सॉलिड जो है ऐसे मैटर होते हैं जिसके बीच में, ठीक, जिसके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है। एटम के बीच में स्पेस ना के बराबर होता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन बन सकती है। इसके कई कैरेक्टर हैं सॉलिड के, लिक्विड के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, गैस के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मगर मेनली इसको देखकर ही हम सॉलिड लिक्विड समझ लेंगे, ठीक। अब इसी जो ये वाला ये जो बने हैं इमेज, इसी को देखकर पूरा जो इसके कैरेक्टर हैं हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यानी कोई मैटर 3 स्टेट में रह सकता है, या तो फिर वो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। इसी स्टेट में मेनली रहते हैं, ठीक है। पहले मैंने बनाया सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर स्पेस होता है, लिक्विड में से ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। और ये इतना पढ़ लिया। अब इसकी जो लिक्विड, सॉलिड और गैस की जो प्रॉपर्टी है उसको हम समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही जो मैंने बनाए थे इसी से पूरी प्रॉपर्टी हम बता सकेंगे, बता देंगे, इतना इजी है। अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे, थोड़ा भी ध्यान दोगे तो चैप्टर को बिल्कुल हलवा बना देंगे, सॉरी हलवा नहीं, मैगी बना देंगे, बिल्कुल 2 मिनट वाला ऐसे याद, ठीक है। बस थोड़ा आपको समझना है, समझना है, थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे, थोड़ा सा साथ देंगे, इतना सा साथ दे देंगे हमको, तो आपको पूरा चैप्टर यू लर्न हो जाएगा कि 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तब उनको बिना पढ़ाए हुए ये चैप्टर पूरा लर्न होगा। इतना तगड़े से वो पढ़ लेना है। तो जो प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड, गैस की उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, यानी घनत्व कितना डेंस है, ठीक है। अगर मैं देखूं डेंसिटी, डेंस माने होता है घनत्व, यानी घन, आसपास, डेंस माने बहुत ही घना, तो डेंसिटी माने घनत्व।
यानी एटम कितने पास पास होंगे। तो डेंसिटी सॉलिड की कितनी जाएगी, कितनी आएगी, लिक्विड से लिक्विड से लिक्विड से कम किया गया, लिक्विड से ज्यादा रहेगी। ठीक है, मोर देन सॉलिड एंड सॉरी लिक्विड एंड गैस। ठीक है, डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि डेंसिटी मतलब कितना एटम पास पास है। घनत्व से कहते हैं कितना कोई चीज पास पास है, कितना कोई चीज घनी है। तो यहां बात करता है एटम की, कि एटम किसके घने हैं, डेंस हैं। तो सॉलिड के बहुत ही डेंस होते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसमें आते हैं अगर लिक्विड में, तो लिक्विड में अगर आएंगे तो इसके एटम जो होंगे इससे थोड़ा दूर होंगे और इससे पास होंगे, यानी कि इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम रहेगी और गैस से ज्यादा रहेगी, है ना। फिर इस पे आते हैं, लिखते रहना खुद से। ठीक है, फिर आता है गैस पे। गैस में डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी। डेंसिटी मतलब कि कितने घने हैं एटम, तो गैस में सबसे दूर दूर एटम रहते हैं, इसलिए डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। मैं बताया था ना कि किसी को देख के हम पूरे कैरेक्टर जो है, पूरी प्रॉपर्टी हम लिख लें। ये जो इमेज है, किसी को देख के हम प्रॉपर्टी पूरी समझ लेंगे। तो डेंसिटी मतलब कितने पास पास है, तो कॉमन सी बात है, सबसे पास इसका है सॉलिड, जिसके पास एटम है डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की, उससे कम सॉरी सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की नहीं, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे डेंस है। इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा होगी, क्योंकि ये इससे डेंस है और इससे कम डेंस है ना। फिर आते हैं गैस पे। गैस की डेंसिटी यानी घनत्व, घन पास पास घने होना चाहिए, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम, क्योंकि इसके जो एटम है बहुत दूर दूर है, पास नहीं है। और डेंसिटी मतलब पास पास कोई चीज घनी होनी चाहिए, तो ये इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। फिर बात आते हैं वॉल्यूम की, यानी कितनी जगह घेर रहा है। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा होगी किसकी, गैस की, क्योंकि गैस के एटम दूर दूर रहते हैं, इसीलिए ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा जगह। अगर मैं 1 kg सॉलिड सामान कोई वस्तु ले आऊं रखूं तो कम सामान ज्यादा घेरेगा, लिक्विड ले आऊं तो ज्यादा घेरेगा, और अगर 1 किलो गैस में ले आया तो कितना ज्यादा हो जाएगा, सोचो कितना हो जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम होता है। फिर आता है शेप, जो अब आते हैं शेप यानी आकार। ठीक है, आकार अगर मैं इसको देखूं, इसके एटम पास पास हैं, तो मैं इसका आकार जल्दी से चेंज नहीं कर सकता, जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड का आकार डेफिनाइट होता है, एक निश्चित होता है आकार होता है, डेफिनाइट होता है, जबकि लिक्विड का कोई डेफिनेट आकार नहीं होता, लिमिट शेप नहीं होता है। अगर लिक्विड को ग्लास में रख दो तो ग्लास कैसा हो जाएगा, बोतल में रखो बोतल जैसा आकार हो जाएगा, बाल्टी में रखोगे बाल्टी जैसा होगा, जहां रख दोगे वहां उसका आकार
वैसा हो जाएगा, यानी इसका कोई निश्चित डेफिनेट आकार नहीं होता है। फिर इसमें आते हैं, शेप की बात करते हैं, तो इसमें तो कॉमन सी बात है, कोई शेप ही नहीं है इसका। ठीक है, इसका कोई निश्चित शेप है नहीं, यानी कि शेप सॉलिड का एक निश्चित शेप है, न लिक्विड का और न गैस का कोई निश्चित शेप, डेफिनेट शेप नहीं है। फिर आता है मोशन का, तो पता ही है सबसे ज्यादा मोशन गैस में, जिसमें इसमें स्पेस ज्यादा है, तो ज्यादा जगह मिल जाएगी मोशन करने के लिए। उसके बाद आते हैं लिक्विड पे, इसे कम होगा क्योंकि इसे कम जगह इसमें है, कम मोशन कर पाएगा, और इसमें ना के बराबर मोशन होता है। मोशन होता जरूर है मगर ना के बराबर बहुत ही कम होता है मोशन इसमें। तो मोशन यानी सॉलिड में मोशन कम, उससे ज्यादा लिक्विड में और उससे ज्यादा गैस में मोशन होता है, कुछ समझिए। फिर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने वाला बल, अट्रैक्ट करने वाला बल, फोर्स। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो सॉलिड है, क्योंकि खींचे हुए हैं एटम को, पास पास किए बांधे हुए हैं, इसलिए वो सॉलिड है। ठीक है, फिर आता है लिक्विड में। लिक्विड में सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कंपेरिजन में। ठीक है, और फिर गैस में बहुत ही कम, यानी लिक्विड से भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है। चलो ये समझ में आ गया, आगे समझना, आई होप कि आ रहा है समझ में। फिर कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, यानी कि किसी सामान को, किसी वस्तु को, किसी मैटर को हम कितना कंप्रेस, दबा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉलिड का एक सामान ले आऊं, एक आयरन का रॉड ले आऊं, तो उसको दबाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि दबेंगे कब? जब उसके बीच में स्पेस होगा। अगर स्पेस कम है तो वो कहाँ जाएंगे? मान लो दाबा मैंने सामान को, तो अगर उसके बीच में कोई स्पेस से दब जाएगा, मगर अगर स्पेस ही नहीं है तो उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। यानी आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसको हम बहुत ही कम या कि ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस कर सकते हैं, पर बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर इस प्लास्टिक की बात करूं तो मैं इसको इजिली कंप्रेस नहीं कर सका, क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है। तुम सोचो, अगर दो ये सामान है, यहाँ पे हमको इधर खिसकाना है, तो इधर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो जब तक यहाँ पे स्पेस होगा ये खिसकेगा, मगर जब ये यहाँ पे आ जाएगा तब ये नहीं खिसकेगा, क्योंकि अब इस बीच में स्पेस नहीं बचा। कॉमन सी बात है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, करते हैं, वही बुक में लिखा रहता है, तो हमको लगता है कि बहुत हवा है, कठिन है, मगर जो इसमें लिखा है, जो हम रोज देखते हैं, समझते हैं, कुछ और अलग से कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो बुक से, टॉपिक से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस उसको समझना है। कहीं से समझ लोगे तो बिल्कुल मैगी हो जाएगा। हलवा भी कठिन है, मैगी और सरल, तो मैगी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूं। अगर लिक्विड है तो इसके कंपेरिजन में उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या है? स्पेस है, और स्पेस है, इसी कारण इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इसकी गैस की, तो गैस तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि उसके एटम बहुत दूर दूर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जो हम एलपीजी जलाते हैं घर में, वो उसके अंदर नॉर्मली 18 किलो गैस सिलेंडर के अंदर आता है, मगर मैं उसको अगर बाहर कर दूं तो कम से कम पूरा इतना बड़ा सा घर होगा,
पूरे घर को वो भर देगा। इतना ज्यादा हो जाएगा गैस अगर बाहर निकल आई। हम उसको गैस होती है, गैस के फॉर्म में होता है, तो उसको हम कंप्रेस करके पूरा इतना बड़ा घर में भर देगा, इतना ज्यादा होता है, और फिर उसको हम कंप्रेस करके इतना सारा करके गैस में भर देते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल कंप्रेसिबिलिटी का गैस की। तो गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, तो उससे कम भी लिक्विड और फिर सॉलिड लिक्विड। अगर कंप्रेसिबिलिटी बात करूं तो ये सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड ज्यादा गैस में। ये समझिए, आई होप कि आ गया होगा। अब आते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल, यानी एटम के बीच में स्पेस। तो इतना मुझे लगता है कि ये तो रट ही गया होगा। ये हो गया क्या, सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होता है, मतलब होता जरूर है। अगर होगा नहीं तो वो थोड़ा सा हिल भी नहीं पाएंगे, स्टैटिक एनर्जी होगी तो उसमें थोड़ा हिलना पड़ेगा उसको, तो वो हिलते भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत नहीं के बराबर होता है, मगर ये नहीं कहेंगे हो ही सकता है, बहुत ही कम है। ठीक है, फिर आता है स्पेस सॉलिड ज्यादा लिक्विड में, फिर लिक्विड ज्यादा गैस में स्पेस होता है, यही वाला में भी आ जाएगा स्पेस बिटवीन पार्टिकल। फिर वही सेम आ सकता है इसमें, सॉरी आगे आते हैं हम, छोड़ो आगे छोड़ो, आगे आते हैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में आते हैं। काइनेटिक एनर्जी में होता था मोशन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब मोशन ज्यादा होगा। मोशन कब ज्यादा होगा, जब इसके बीच में स्पेस ज्यादा होगा। तब सॉलिड में स्पेस कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, उससे ज्यादा गैस में, यानी मोशन इसमें कम, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा। ठीक ना, फिर बात करूं और मोशन बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इसमें कम, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा। ठीक है, बढ़ती रहेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बढ़ती रहेगी। ये समझ लिया मैंने काइनेटिक एनर्जी को भी। और ये भी समझा था, याद है ना, कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ा सकते हैं, हीट को देके काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा डिफ्यूजन बढ़ेगा, पूरा घेर भर के सब वही काइनेटिक एनर्जी और स्पेस पे आ जाता है। यानी ये बिल्कुल, आई होप कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कह रहा होगा कि ये हमको समझ में नहीं आया। अगर ऐसे में किसी छोटे नाबालिग, छोटे से पैदा हुआ होगा बच्चा, उसको समझा दूंगा तो वो भी समझ जाएगा, है ना। आई होप कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, ये समझ लिए। ठीक है, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत ही इजी, बस थोड़ा आपको समय देना होगा, मुझे समय दो और थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, और फिर इसको इतना अच्छा तुम पढ़ लोगे कि तुम भी किसी को आराम से पढ़ा सकते होगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर दूसरा वीडियो आते हैं, फिर उसके आगे आते हैं। अब मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा दिया है समझ आ गया होगा। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आया है, कहीं कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मगर मेरा एक रूल है कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँगा तब तक आपको 20 बार, 25 बार, 30 बार पूछना है। मेरे जो बच्चे पढ़ने आते हैं ऑफलाइन, उनसे भी यही कहता हूँ कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप मुझसे 20 बार, 30 बार, जितनी बार जब तक समझ ना आए आप हमसे पूछेंगे बार बार। मगर अगर मैं पाठ को, वीडियो को, ठीक है, चैप्टर को
पढ़ा चुका हूं और मैं फिर पूछूं कि ना ये बताओ ये क्या होता है, तो ऐसे यानी मुंह गोल नहीं करना है, फट से मुझे बताना है। ठीक है, तो जब तक समझ में ना आए कमेंट में आप लिख सकते हैं, बार बार मैं इस पर वीडियो बना दूंगा जब तक कि समझ में ना आए। आई होप कि समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। बार बार वीडियो को देखो, पॉज करो, समझो, देखो, पॉज करो, देखो, समझो। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई थोड़ा समय देगा, मुझे समय देगा, ध्यान देगा मेरी पढ़ाई पे, पढ़ाई तरीके पे, पढ़ने पे, तो जो बहुत ही कठिन लग रहा होगा चैप्टर, उसको भी हम मैगी, हलवा नहीं, मैगी मैगी बना देंगे, क्योंकि हलवा से जैसे आराम से इजी मैगी बन जाती है। तो मैगी हम बात करते हैं, ठीक है।